हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आपको मेरी JEE और नीट की सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये पता चल रहा होगा कि किस चैप्टर में किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो GOC मैंने ख़त्म कर दिया है 5 लेक्चर में, और आज एक नया चैप्टर हमारे पास है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी 4 लेक्चर इसके होने वाले हैं। एक बच्चों एल्केन का होगा जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। दूसरा लेक्चर एल्कीन से रिलेटेड होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तीसरा लेक्चर एल्काइन से रिलेटेड होगा। और चौथा लेक्चर हम जो है बेंजीन से रिलेटेड पढ़ेंगे, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो 4 लेक्चर में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलो आज शुरू करते हैं एल्केन। तो सबके सब हेडिंग लगाएंगे एल्केन, ठीक है बच्चों। अब एल्केन में पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन कहां से क्वेश्चन आएंगे और किन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है उस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्केन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैं रैंडम लेता हूं कि क्या हमें किन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है बच्चों। चलो तो देखो, एल्केन में हमने सबसे पहले पढ़ना है बच्चों नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन, कुछ नेम रिएक्शन है जिनसे कई बार क्वेश्चन आता है। पहली हमारे पास नेम रिएक्शन है सबेटियर सेंडर रिएक्शन। सबेटियर सेंडन्स रिएक्शन। सबेटियर सेंडन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? कोई डबल बॉन्ड जब रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट हाई टेम्परेचर, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड में, यानी एथीन से क्या बन जाएगी? एथीन। दिस इज कॉल्ड सबेटियर सेंडर रिएक्शन। ध्यान रखना है, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल निकल। सेम कंसेप्ट जो है ट्रिपल बॉन्ड का भी आएगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड का आप रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट हाई टेम्परेचर, तो आपको अगेन क्या मिलेगा? एक एल्केन। इट इज कॉल्ड सेंडर सबेटियर सेंडर रिएक्शन। ध्यान रहेगा, ठीक है। निकल का ध्यान रखना है ना। जो भी बच्चों नेम रिएक्शन होती है वो हमेशा रिएजेंट पे डिपेंड करती है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर निकल के थ्रू बन रहा है, दिस इज कॉल्ड सबेटियर सेंडर रिएक्शन। एक और चीज कई बार दिया होता है बच्चों, रैनी निकल। रैनी निकल इज एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ नॉर्मल निकल। तो यानी जो रैनी निकल है वो नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। यही फर्क है नॉर्मल निकल में और रैनी निकल में। क्लियर? नोट करो फटाफट। कंप्लीट। दूसरी हमारे पास नेम रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। नंबर 2 वुर्ज रिएक्शन, ठीक है बच्चों। वुर्ज रिएक्शन क्या होती है देखिए। अच्छा, वुर्ज रिएक्शन की खास बात, सोडियम एंड ड्राई ईथर। जहां पर आपको सोडियम और ड्राई ईथर दिखे, इसका मतलब वहां पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है? वुर्ज रिएक्शन। हर रिएक्शन से जुड़ा हुआ एक रिएजेंट होगा, ध्यान रखिए। तो सोडियम और ईथर किसके लिए है? वुर्ज रिएक्शन। हमने कोई एल्किल हैलाइड लिया और यहां हमने सोडियम लिया और ऊपर रखा बच्चों हमने ड्राई ईथर, तो ये डबल हो जाता है। देखो RR प्लस 2NaX, दिस इज कॉल्ड एल्केन। ध्यान रखिए। लेकिन बच्चों ध्यान आपको क्या रखना है? एल्किल हैलाइड शुड बी सेम, यानी CH3Cl आप लेंगे और 2Na करेंगे, यहां पे ड्राई ईथर होगा तो क्या बनेगा? CH3CH3। क्लियर? प्लस 2NaCl जो भी होगा। अब वुर्ज रिएक्शन की इंपॉर्टेंट चीज और लिमिटेशंस क्या है वो नोट करो, सबसे ज्यादा आता है। एक तो बच्चों वुर्ज रिएक्शन से हमें कांट फॉर्म, वुर्ज रिएक्शन कांट फॉर्म अनसिमेट्रिकल
अनसिमेट्रिकल एल्केन। इनसे हम बच्चों एनसिमेट्रिकल एल्केन या ऑड नंबर की एल्केन नहीं बना सकते हैं। यानी आप जो है वुर्ज रिएक्शन से प्रोपेन नहीं बना सकते। समझे मेरी बात? अनसिमेट्रिकल रिएक्शन या अनसिमेट्रिकल एल्केन या ऑड नंबर की एल्केन वुर्ज रिएक्शन से नहीं बन सकती है। ओनली सिमेट्रिकल एल्केन कैन फॉर्म्स, ओनली सिमेट्रिकल एल्केन या इवन नंबर की एल्केन बन सकती है। ध्यान रखना, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की एल्केन बन सकती है। 3, 5, 7, 9 इस तरह की एल्केन नहीं बन सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना इसमें, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। मेथेन आप जो है इससे नहीं बना सकते हैं। मिनिमम 2 कार्बन की एल्केन बनेगी, ठीक है। चौथा जो है टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स कांट बी यूज्ड। यानी बोलने का मतलब है कि इस टाइप की आप एल्केन इससे नहीं बना सकते हो, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये वुर्ज रिएक्शन की लिमिटेशंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों हम ऑड नंबर की एल्केन नहीं बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया आपने। देखो, अगर मान लिया जाए आपने लिया CH3Cl प्लस 2Na और C2H5Cl, यानी 2 अलग अलग टाइप के एल्किल हैलाइड आपने लिए और उसका आपने वुर्ज रिएक्शन करना चाहा, तो क्या होगा? देखो बच्चों, एक बार तो आप इसको चलो A मान लो और इसको B मान लो, तो एक बार अलग अलग एल्किल हैलाइड आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपको 3 कार्बन की एल्केन मिलेगी। अब मिक्सचर में तो सब कुछ है, तो हो सकता है हमारे पास CH3Cl और दोबारा से जो है CH3Cl आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको क्या मिलेगा? 2 कार्बन की एल्केन मिलेगी। और यह भी हो सकता है कि C2H5Cl और दूसरा C2H5Cl आपस में रिएक्शन करें और हमें 4 कार्बन की एल्केन मिलेगी। तो यही ड्रॉबैक है, अगर आप जो है 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड लेते हैं और उसका वुर्ज रिएक्शन करते हैं तो आपको जो है एक कंपाउंड के बजाय 3 कंपाउंड मिलेंगे, प्रोपेन, एथेन और ब्यूटेन। और बच्चों इन तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी नज़दीक होता है, इसीलिए इन तीनों को सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए इससे हम जो है ऑड नंबर की एल्केन नहीं बना सकते हैं। तो आपको केवल एक ही टाइप का एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। सपोज मान लिया जाए आपने ऐसा एल्किल हैलाइड लिया है, तो बच्चों जब इसका आप वुर्ज रिएक्शन करोगे तो ये डबल हो जाएगा ना, यानी जो भी आपने इतना हिस्सा लिया है वो डबल हो जाएगा। डबल मतलब ऐसे आ जाएगा, ये देखो डबल एकदम, है ना, बिल्कुल, ये ध्यान रखना है इसमें, प्लस 2NaCl। तो अगर आपने मिथाइल क्लोराइड लिया है तो आपको एथेन मिलेगा, इथाइल क्लोराइड लिया है तो आपको ब्यूटेन मिलेगा, डबल होता जाएगा। अगर आपने प्रोपाइल क्लोराइड लिया है तो आपको जो है क्या नाम इसका, हेक्सेन मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और चीज, इतना मिटा दूं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये पूछते हैं कि कोई एल्केन आपके पास है, मान लिया जाए ये एल्केन आपके पास है और ये पूछता है कि हमने ये एल्केन वुर्ज रिएक्शन से निकाली है तो इसका रिएक्टेंट क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, वुर्ज रिएक्शन में हमेशा आपको आधा करना है। तो इस मॉलिक्यूल का एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा ही होगा, सेम हिस्से हो गए। इसका मतलब हमारे पास जो एल्किल हैलाइड था वो ऐसा वाला एल्किल हैलाइड था। क्लियर? ताकि जब ये दोनों जुड़ेंगे आपस में इस तरह से, तभी जाके जो है हमें 2Na के साथ, है ना, ये वाला प्रोडक्ट मिल सकता है। तो बोलने का मतलब है कि वुर्ज रिएक्शन क्या करती है, डबल कर देती है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, डबल कहां से करेगी? जहां से वो अटैच्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि ये वाला हमारे पास एल्किल हैलाइड है और इसका वुर्ज रिएक्शन करेंगे तो बच्चों देखो ये चेन यहां से डबल होगी, ये 3 इधर और ये
नंबर 1 कार्बन पे जुड़े हैं तो 3 इधर। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है और इसका अगर हमें वुड्स रिएक्शन करना है तो हमें नॉर्मल हेक्सेन नहीं मिलेगा, बल्कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा वाला, ये देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्योंकि ये जो जुड़ेगा ये दूसरे कंपाउंड से इसी तरह से जुड़ेगा, ऐसे, ये देखो, सॉरी है ना, ये वाला ये इधर से जुड़ेगा, तो इसका मतलब चेन जो है इस टाइप की बनेगी, ब्रांचिंग बनेगी। तो इस तरह से वुड्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नोट करो फटाफट। चलो, हो गया वुड्स रिएक्शन का भी काम। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, तीसरी, FRANK, F है ना, LAND, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में यूज होता है ZN एंड ईथर, बस ध्यान रखना, सेम एज वुड्स रिएक्शन के जैसे ही है, लेकिन सोडियम की जगह में हमने क्या यूज किया, ZN यूज किया। तो वही कहानी, RX करते हैं, RX प्लस 2ZN, और इधर भी XNR, दोनों एल्किल हैलाइड आप सेम लोगे और इधर रखेंगे बच्चों ईथर, तो R और R प्लस ZnX2, बिल्कुल सिंपल। इतना अंतर है, यहां ZN है फ्रैंकलैंड में और वुड्स में क्या था, सोडियम था, बस और कुछ नहीं करना है। क्लियर। तीसरी हमारे पास, चौथी हमारे पास रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड कोरी हाउस रिएक्शन, COREY, कोरी हाउस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कोरी हाउस रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं लिथियम एंड कॉपर का, ध्यान रखिए, किसका यूज करते हैं, लिथियम एंड कॉपर का। और यहां पर एक रिएजेंट भी यूज होता है, बीच में बनता है लिथियम CS3 का होल ट्वाइस कॉपर, दिस इज कॉल्ड लिथियम डाई एल्काइल। एल्काइल कौन सा, अच्छा आर लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा ना, आर कुछ भी, डाई एल्काइल क्यूप्रेट, और इट इज कॉल्ड गिलमान रिएजेंट। याद रहेगा, कई बार रिएजेंट से क्वेश्चन आता है। तो लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट इज कॉल्ड गिलमान रिएजेंट, ये बीच में मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, और यूज क्या करते हैं बच्चों, लिथियम एंड कॉपर। अब रिएक्शन क्या होती है देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, CH3Cl प्लस 2Li, ठीक है, CH3Li बन जाता है और LiCl निकल जाता है फर्स्ट ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में देखो, CH3Li, इसके 2 मॉलिक्यूल प्लस CuI, कॉपर आयोडाइड, देखो मैंने बोला था ना लिथियम और कॉपर यूज होता है, तो यहां पर अब गिलमान रिएजेंट बनेगा, LiCH3 का होल ट्वाइस एंड कॉपर, देखो बन गया ना गिलमान रिएजेंट, और प्लस लिथियम एंड आयोडाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए CH3CuCH3, और ये बच्चों पूरा हिस्सा माइनस होता है और Li प्लस होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गिलमान रिएजेंट, डाइमिथाइल लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट। अब जो है आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, मान लिया जाए मैं ऐसा वाला एल्किल हैलाइड ले रहा हूं, क्लियर, और हमने क्या किया, रिएक्शन की दोनों के बीच, तो होगा क्या बच्चों, यहां से जो भी आर होगा वो इतना टूट जाएगा और इसका आर इतना टूट जाएगा, यानी ये और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और हमें एक एल्केन मिल जाएगी इस तरह से। तो क्या बना हमारा, प्रोपेन बना, और बचा क्या, CH3Cu, क्या बचा, CH3Cu और प्लस Li और Cl, बस ये थी कोरी हाउस रिएक्शन। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप कोरी हाउस रिएक्शन से किसी भी टाइप की एल्केन बना सकते हैं, सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल, ये बस ध्यान रखना है ना, यानी ऑड एंड इवन नंबर ऑफ एल्केन कैन प्रोड्यूस, याद रहेगा, जबकि वुड्स में ऐसा नहीं था, वुड्स में केवल इवन नंबर की एल्केन थी। तो वुड्स से ज्यादा अच्छी कौन सी है, कोरी हाउस रिएक्शन, जिससे हम
ऑड ऑन इवन नंबर की एल्केन बना सकते हैं, या सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन दोनों टाइप की बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो कोई भी आपको एल्केन बनानी हो वो हमेशा कोरी हाउस से बन सकती है। अब कैसे? देखो, मान लीजिए आपको प्रोपेन बनाना था, तो यहां पे आपने जो है 2 कार्बन का कोई कंपाउंड ले लिया। अगर बच्चों यहां पे आपको जो है आइसोप्रोपाइल बनाना है, तो इधर से तो केवल मिथाइल आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, CH3 CH CH3 और Cl ऐसा मॉलिक्यूल ले लो। इस तरह का आप एल्किल हैलाइड ले सकते हैं। तो यहां से इतना टूटेगा और यहां से ये टूटेगा, तो CH3 डायरेक्ट कहां लग जाएगा, यहां पे। तो बोलने का मतलब है, ये देखो आइसोब्यूटाइल बन जाएगा आपके पास। तो कुल मिला के आपको जिस भी टाइप की एल्केन चाहिए यहां पर चेंज करते जाओ, तो यहां पर आपको नया कंपाउंड आपको मिलता रहेगा, नई टाइप की एल्केन मिलता रहेगा। मान लीजिए आपको एथेन बनाना है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, CH3Cl। तो यहां से CH3 और यहां से जो है आधा हिस्सा टूट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3NCH3। तो किसी भी टाइप की आपको एल्केन चाहिए वो यहां बन सकती है, सिवाय मेथेन के। मेथेन आप इस मेथड से भी नहीं बना सकते हो। क्लियर हो गया? तो वुर्ज रिएक्शन की जो लिमिटेशंस थी वो कोरी हाउस रिएक्शन पूरी कर रही है। ठीक है, अब इससे देखो क्वेश्चन कैसा आता है, मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, है ना, कई बार पूछा होता है हमारे पास कि देखो क्या क्वेश्चन था भाई कोरी हाउस का, CH3 और 2CH CuLi और हाँ CuLi नहीं, CuLi यहां रहेगा, है ना, LiNCu। ठीक है, तो जब ये R है और वो Li और Cu के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ और कंपाउंड बनेगा। और जब आपने जो है इस कंपाउंड की, मान लीजिए ये A बना और इसकी रिएक्शन करवाई आपने CH3 CH2Cl, देन किस टाइप की एल्केन आपको मिलेगी। ठीक है भाई, तो देखो जब Li और Cu के साथ इस एल्केन की रिएक्शन होगी तो अल्टीमेटली आपको जो है किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, CH2CH और Cu। देखो ये डबल हो जाएगा, जो भी आपने यहां पर R लिया है वो Cu के साथ डबल हो जाएगा हमेशा, जैसा मैंने अभी किया था, है ना। और उसके बाद जो है Li तो बाहर था, देन ये एल्किल हैलाइड आपने लिया है CH3 CH2Cl। ठीक है, तो इस एल्किल हैलाइड का ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा, यानी एक R निकल जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमें कौन सी एल्केन मिल जाएगी, CH3 CH CH3, ये तो ये हो गई, और आगे क्या जुड़ेगा, CH2NCH3, ये वाली एल्केन हमें मिल जाएगी। देखो 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन, तो ये हमें एल्केन। तो बोलने का मतलब है कि कई बार दिया होता है कि इस टाइप के एल्केन को बनाने के लिए रिएजेंट क्या होंगे, या ये दोनों दिए होते हैं और पूछा जाता है कि एल्केन का टाइप क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, इसको जोड़ना है और इतने हिस्से को जोड़ देना है, बस वो आपकी एल्केन बन जाएगी। तो यही कोरी हाउस रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो ये हमारे पास थी कोरी हाउस रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेशन। 5वीं नेम रिएक्शन है बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बच्चों रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, और इसमें हम जिस रिएजेंट का यूज करते हैं उसका नाम है सोडा लाइम। और सोडा लाइम किसका मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड सोडा लाइम। याद रहेगा, सोडा लाइम। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा, ये बच्चों एक तरह की कार्बन डाउन रिएक्शन है। कार्बन डाउन रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट में जितने कार्बन होते हैं प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो जाता है, इसीलिए इसको हम कार्बन डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब करते कैसे, देखो सपोज आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पहले उसको हम क्या करेंगे, NaOH के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CO एट हाई टेम्परेचर। तो ये बेस है, ये एसिड है, तो सबसे पहले एसिड और बेस रिएक्शन करके बच्चों क्या बनाएंगे, एक
सॉल्ट बनाएंगे और वाटर को रिमूव करेंगे तो ये बनेगा सोडियम एसीटेट। अब जो हमारे पास सोडियम एसीटेट है वो दोबारा से NaOH के साथ रिएक्शन करके यहां से देखो ये पूरा के पूरा निकाल देगा इतना हिस्सा। तो क्या बना Na2CO3, क्या बना Na2CO3 और प्लस बच्चों ये जो है ये हमें एल्केन दे देगा CH4, देखो मेथेन बन गई Na2CO3 और बस हो गया और बाद में H2 निकला था। तो देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट था उसमें कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, लेकिन हमारे पास जो रिएक्टेंट था उसमें 2 कार्बन थे, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें कितने कार्बन है, केवल 1 ही कार्बन है। तो ये हुआ कार्बन डाउन रिएक्शन। ठीक है भाई, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3COOH और इधर लिखा होता है बच्चों NaOH हाई टेम्परेचर और इधर हम करेंगे CH4 प्लस Na2CO3 प्लस H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो ये समझाने का तरीका है। इट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो जितना भी आप यहां पर रिएक्टेंट में कार्बन होगा उससे एक कम कार्बन इसमें हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि मेथेन कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। यही एक अकेली रिएक्शन ऐसी है जिससे हम जो है मेथेन बना सकते हैं। बाकी अभी आपने तीनों रिएक्शन पढ़ी उससे हम मेथेन नहीं बना सकते। क्लियर? अच्छा, मान लिया जाए आपने जो है बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करना है, NaOH दिख तो रहा ना, ये बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करना है बच्चों, तो क्या होगा, सही से बना लेता हूं मैं इसे, है ना। देखो कई बार ये कन्वर्जन में आपको हेल्प करेगा, है ना। बेंजोइक एसिड आपने लिया और इसका बोला जाए कि आपको डीकार्बोक्सिलेशन करना है। ठीक है, तो बच्चों करना क्या है, देखो इससे केवल CO2 हटा दो बस। कोई भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा हो, आपको क्या करना है, CO2 को हटा देना है। तो बच्चों बचा क्या, बेंजीन, बस बात खत्म। और प्लस जो CO2 है वो किस फॉर्म में निकलेगा, कार्बोनेट की फॉर्म में, Na2CO3। इतना करना है। क्लियर? अगर आपको बोला जाए कि जो है इस तरह का हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका जो है सोडा लाइम करना है, तो कौन सी एल्केन बनेगी, तो CO2 को हटा दो बस, और बाकी 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी प्रोपेन बन जाएगा और प्लस Na2CO3 हमें मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर हो गया? बस इतना ही इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 नेम रिएक्शन है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब क्या है, देखो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, कोरी हाउस हो गया, ये सारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, हाँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड। कई बार पूछा जाता है कि किस कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है। तो एल्केन बनाने के लिए 2 कार्बाइड हमारे पास है जिनका हाइड्रोलाइसिस करके हम एल्केन बना सकते हैं। एक बच्चों एल्युमिनियम कार्बाइड, दिस इज कॉल्ड LUMINIUM एल्युमिनियम कार्बाइड, और दूसरा है Be2C बेरिलियम कार्बाइड। इन्हीं 2 की मदद से हम हाइड्रोलाइसिस करके मीथेन बना सकते हैं। मीथेन बनता है इनसे, है ना। तो 12 H2O क्यों लिखे ने, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो 3 CH4 प्लस 4 AlOH का होल थ्राइस, तो हमेशा हाइड्रोक्साइड बनेगा उस मेटल का, जो मेटल जुड़ा है, और साथ में जो है मीथेन बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसी कहानी है, 2H2O। ठीक है, तो क्या होगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है बच्चों, और CH4 बन जाएगा। तो कितने, 4 और 2 6 हैं, तो 3H2O, बस बात खत्म। तो इन दोनों से भी हम क्या कर सकते हैं, मीथेन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अच्छा एक और कार्बाइड होता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। तो कई बार पूछा जाता है कि बच्चों कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से आपको क्या मिलेगा। तो बच्चों अगर कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमें एल्काइन मिलता है। ध्यान रखें, इसीलिए इंपॉर्टेंट है
तो इन 2 कार्बाइड से हमें मीथेन मिलता है, इस कार्बाइड से हमें इथाइन मिलता है। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों एक रिएक्शन आती है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, आपने पढ़ा होगा, उससे भी एक आध क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो अगर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है CH3COO के पोटेशियम एसीटेट, क्या नाम है, पोटेशियम एसीटेट, ठीक है बच्चों। और जब हम पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या मिलता है, देखो एक तो हमें मिलता है एथेन, ध्यान रखना इससे भी मेथेन कभी मिलेगा, 2 चीजें हैं, प्लस 2CO2 प्लस 2KOH प्लस H2, और साथ में हम यहां पर वाटर भी यूज करते हैं, है ना। तो देखो एक तो हमें मिलती है एथेन, एक हमें मिलती है CO2, दूसरा मिलता है KOH और तीसरा मिलता है H2। ये दोनों बच्चों ये एनोड पर मिलती है और ये दोनों जो है कैथोड पर मिलती है। के से समझ जाना चाहिए कैथोड, है ना, और एल्केन से एनोड, क्लियर। तो ये दोनों एनोड पर मिलेगी, ये दोनों कैथोड पर मिलेगी। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जब हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो बच्चों देखो यहां पर बेस बन रहा है, तो पीएच जो है हमेशा बेसिक होगा, यानी 7 से ज्यादा, क्लियर। तो इस तरह आ जाता है। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि किस टाइप के सॉल्ट से हमें किस टाइप की एल्केन या एल्काइन मिलेगी। ध्यान रखें बच्चों, अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो, जैसे ये हमें पोटेशियम एसीटेट लिया, तो पोटेशियम की जगह में हम सोडियम भी ले सकते हैं, बात एक ही है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो CH3CH2COO Na, और इसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हमें कौन सी एल्कीन मिलेगी, इसका डबल कर देना है बच्चों, क्लियर। तो डबल करोगे तो क्या होगा, CH3CH2 और CH2CH3, देखो इसका भी हमने डबल किया ना, तो डबल हो जाएगा जो वो भी एल्केन, ठीक है। 2 और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, देखो CH2CH2 COOK। अगर बच्चों इसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एल्कीन मिलती है, और अगर हम इस पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एल्काइन मिलती है। इतना ध्यान रखिए बस, क्योंकि देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों बना सकते हैं, लेकिन तीनों में पोटेशियम के सॉल्ट अलग अलग होते हैं। यहाँ पोटेशियम एसीटेट या पोटेशियम जो है, जो भी आपका एल्काइनेट, जो भी आपका सॉल्ट होगा लॉन्ग चेन वाला, लेकिन यहां पर अलग है, इसका नाम है पोटेशियम सक्सिनेट और इसका नाम है पोटेशियम फ्यूमेरेट। तो पोटेशियम फ्यूमेरेट से एल्काइन मिलती है, पोटेशियम सक्सिनेट से एल्कीन मिलते हैं, लेकिन पोटेशियम एसीटेट से एल्कीन मिलता है। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास आपको इलेक्ट्रोलाइसिस याद रखना है, और साथ में क्या याद रखना है कि किस टाइप के सॉल्ट से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, हाँ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, कौन कौन से हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि इनमें से रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, फ्लोरीन से लेकर और आयोडीन तक रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है। तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन रिएक्शन करेगा, F2। सबसे स्लो कौन करेगा, I2। पहला क्वेश्चन तो ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि किस टाइप की रिएक्शन जो है ये शो करते हैं। देखो F2 की जो रिएक्शन होती है वो बहुत विग्रस होती है, उसमें ज्यादा एनर्जी निकलती है, इसीलिए जो है ये विस्फोटक होती है, एक्सप्लोजिव होती है। लेकिन जो Br2 और Cl2 की रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली फ्लोरीन के थोड़ा सा क्या होती है, स्लो रेट से होती है, और जो आयोडीन होती है वो वेरी स्लो होती है,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, रिवर्सिबल होती है, यानी दोनों डायरेक्शन में चलती है, जबकि ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। केवल आयोडीन की एल्केन के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और कम रेट में होती है, ध्यान रखना। क्लियर होगी? चलो एक और चीज, अगर जितने भी हैलोजन हैं वो एल्केन के साथ रिएक्शन करें तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेंगे बच्चों? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। याद रखिए, कौन सी मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस मेथड से ये जो है काम करते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं बात करता हूं कि हमने मीथेन लिया और उसको हमने जो है हैलोजन से रिएक्शन करवाया। देखो मेरे पास है मीथेन और इससे हम हैलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, और हमेशा बच्चों जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो मैंने बोला था क्या यूज होता है? लाइट। ठीक है, तो ये तब तक रिएक्शन करता रहेगा जब तक कि इसके पास हाइड्रोजन है। तो देखो एक हाइड्रोजन निकलता रहेगा, एक Cl जुड़ता रहेगा और माइनस HCl। दोबारा से Cl2 की रिएक्शन माइनस HCl, CH2Cl2। एक हाइड्रोजन कम करना है, हैलोजन को ऐड करना है। दोबारा से फिर Cl2 और H तो चलता रहेगा, ठीक है, और माइनस HCl। तो अब कितना हुआ भाई? CHCl3। एक बार और हो सकती है अभी रिएक्शन, माइनस HCl CCl4। ये देखो इसके बाद रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे बना मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, दिस इज क्लोरोफॉर्म और दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बच्चों इस तरह से जो है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन होता है। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन सेम कंसेप्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। क्लियर? थोड़ा सा नोट करो इसे। अच्छा आगे देखो, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के लिए थोड़ा सा मेरे को जगह ज्यादा चाहिए होगी तो मैं इतना यूज कर लेता हूं, है ना। तो बच्चों जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो 1 बाय 1 मैं लिख रहा हूं। एक तो होता है बच्चों इनिशिएशन। इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होता है? फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो मान लीजिए Cl और Cl आपस में जुड़े हैं और यहां पर लाइट हमने यूज की तो दोनों इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज। तो हमें Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिल गया। दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन। दूसरा है बच्चों प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है? देखो अब जो हमारा फ्रेश मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा और एक दूसरा फ्री रेडिकल बना लेगा। देखो फ्री रेडिकल अटैक ऑन फ्रेश मॉलिक्यूल टू मेक ए फ्री रेडिकल, यानी हर स्टेप में एक फ्री रेडिकल बनेगा तभी जाके रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगी। अब क्या होता है बच्चों, ये जो फ्री रेडिकल है ये दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा और एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। देखो अब दोबारा से रिएक्शन दोनों करेंगे, CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो क्या होगा बच्चों? Cl दोबारा से H को निकाल देगा तो यहां पर देखो CH2Cl फ्री रेडिकल बन गया, ये वाला नहीं इधर वाला, और प्लस HCl। तो देखो आपको क्या दिख रहा है कि प्रोपोगेशन में यहां भी फ्री रेडिकल है, 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 यहां भी फ्री रेडिकल है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। इससे 4 स्टेप दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, बोला जाएगा कि कौन सा प्रोपोगेशन स्टेप है। तो बच्चों जिसमें दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो प्रोपोगेशन स्टेप होता है, ध्यान रखिए। अब दोबारा से जो है CH2Cl जो है Cl2 के साथ दोबारा से रिएक्शन करें। देखो रिपीट हो रहा है, हर अल्टरनेटिंग स्टेप जो है रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा? अब CH2Cl2 दोबारा से Cl आ गया और प्लस Cl फ्री रेडिकल। अगर Cl2 यूज करेंगे हम इसके साथ तो Cl ऐड होगा, Cl फ्री रेडिकल यूज करेंगे। अगर बच्चों फ्रेश मॉलिक्यूल यूज होता है तो हाइड्रोजन जाएगा, देखो हाइड्रोजन कम हो गया और फ्री रेडिकल बनेगा। ये इसको सीखने का तरीका है। तो देखो मिथाइल क्लोराइड हमें मिल गया, मिथाइलिन क्लोराइड हमें मिल गया, है ना। देखो अभी मैंने बोला था इसी तरह धीरे 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 रिएक्शन आगे बढ़ेगी और लास्ट में कहां पर स्टॉप हो जाएगी?
जहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें मिल जाएगा। तो मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिखता हूं, टाइम वेस्टिंग है, कंसेप्ट समझना आपको बस, ठीक। अब जो लास्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं बच्चों टर्मिनेशन स्टेप। क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब दो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो चाहे वो फ्री रेडिकल क्लोरीन हो, चाहे वो फ्री रेडिकल मेथेन हो, इस तरह से। तो इस तरह पहचान करनी है। इनिशिएशन में फ्रेश मॉलिक्यूल टूटेगा, फ्री रेडिकल बनेंगे, इधर कोई फ्री रेडिकल नहीं, या फ्री रेडिकल है। प्रोपगेशन में दोनों जगह फ्री रेडिकल है, इधर भी इधर भी, इधर भी इधर भी, क्लियर। टर्मिनेशन में इधर फ्री रेडिकल है लेकिन उधर क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यानी टर्मिनेशन और इनिशिएशन दोनों अपोजिट जो है रिएक्शन दिखा रहे हैं, इसका अपोजिट है ना, देखो, क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नोट करो चलो फटाफट। तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है कि आयोडीनेशन का जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है, अभी बोला था। तो अगर हमें रिवर्सिबल रोकना है तो क्या करेंगे और क्या कारण की वजह से ये रिवर्सिबल होती है? फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस आयोडीन, तो बच्चों देखो ये रिवर्सिबल होती है हमेशा, और यहां बनता है CH3I मिथाइल आयोडाइड प्लस HI। वाई इट्स रिवर्सिबल? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HI। HI बच्चों एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस कर देगा I2 और CH4 में, इसीलिए क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। तो अगर हमें इसको केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, रिवर्सिबल नहीं करना है, तो हमें यहां से HI को रिमूव करना होगा। तो ऐसा क्या करें? तो बच्चों जो आयोडीनेशन होती है वो हमेशा जो है कुछ रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है। कौन से रिएजेंट? एक तो होती है HNO3, दूसरा होता है बच्चों HiO3, और तीसरा होता है HgI2, ठीक है। तो HNO3, HiO3 और HgI2 की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है तब जाके ये रिवर्सिबल नहीं होगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये आयोडीनेशन का कंसेप्ट है। तो ये हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन आपका कंप्लीट हो गया। इससे जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों आयोडीनेशन हो गया। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। व्हाट इज मोनोक्लोरिनेशन? जब किसी एल्केन से हम किसी क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं तो हमें जो है एक प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज कॉल्ड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो बच्चों यहां पर 4 हाइड्रोजन है, ध्यान रखिए। तो 4 हाइड्रोजन जो है हर बार एक ही प्रोडक्ट देंगे। यानी अगर एक बार आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, समझे है ना मेरी बात? मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक क्लोरीन आ रहा है और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो यहां देखो, अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक बारी में तो CH3Cl, अगली बार आपने इसको रहने दिया, इसको किया, अगली बार भी CH3Cl, अगली बार भी CH3Cl, अगली बार भी CH3Cl। तो बोलने का मतलब है कि कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे किसी एल्केन से, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म्ड बाय द पर्टिकुलर एल्केन इज कॉल्ड मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा बच्चों टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे किसी एल्केन के, वो डिपेंड करेगा कि उस एल्केन में कितने टाइप के हाइड्रोजन है। नॉट नंबर है, ध्यान रखना, नंबर ज्यादा हो सकते हैं लेकिन टाइप बोल रहा हूं मैं, कितने टाइप के हाइड्रोजन है। अगर मैं मेथिन की बात करूं तो मेथिन में केवल एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, एक ही टाइप के हाइड्रोजन, भले 4 हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन का टाइप एक ही जैसा है, तो इसीलिए इसका केवल एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा बस। अगर किसी एल्केन में 2, 3, 4 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन होते हैं तो उनके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव भी उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। देखो
सपोज CH3 और Cl2, कितने मोनोक्लोराइड बनेंगे? एक। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन का नंबर तो 6 है, लेकिन बच्चों हाइड्रोजन का टाइप केवल एक ही है। 6 की 6 हाइड्रोजन एक ही टाइप के हैं। क्योंकि हर बार अगर आप जो है बारी बारी से हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओगे तो हर बार आपको केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलेगा मिथाइल क्लोराइड। तो इसका मतलब हर बार जब एक ही प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट एक ही होगा, तो वो होगा हमारे पास 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। हाँ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं जैसे आपके पास है ये नॉर्मल प्रोपेन। अब बच्चों इसके पास 2 टाइप के हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये दोनों का टाइप एक ही है, और ये जो हाइड्रोजन है इसका टाइप अलग है। क्योंकि इन तीनों में से किसी को भी रिप्लेस करोगे या इन तीनों में से किसी को भी रिप्लेस करोगे तो आपको केवल और केवल क्या मिलेगा? ये वाला मिलेगा। अब चाहे इसको रिप्लेस कर लो चाहे इनको रिप्लेस कर लो, तो 1 क्लोरोएथेन, और इधर भी अगर रिप्लेस करते जाओगे तो 1 क्लोरोएथेन। लेकिन इसको रिप्लेस करने से आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है 2 क्लोरोएथेन। समझे मेरी बात? तो इसका मतलब जो है प्रोपेन से हमें 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलेंगे, क्योंकि इसके पास 2 टाइप के हाइड्रोजन है, 1 और 2। क्लियर? समझे बात मेरी? अच्छा, और एग्जांपल देखो। तो इससे भाई कई क्वेश्चन आते हैं, डिपेंड करता है कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि नियोपेंटेन से कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? 1। रीजन, नियोपेंटेन ऐसा होता है और सारे हाइड्रोजन का टाइप एक ही जैसा तो है भाई, तो इसीलिए जो है इसका केवल 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। क्लियर? हाँ, अगर आपको बोला जाए कि ऐसी कोई एल्केन है, सॉल्व करो मेरे साथ आप ये ना, और इसका अगर हम मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मेकर निकालना चाहे तो कितने बनेंगे भाई? ठीक है बच्चों, इसके बनेंगे 4। देखो ये और ये एक ही है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो इसके टोटल कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? 4 बनेंगे, क्योंकि इसके पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? बताओ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, नॉर्मल ब्यूटेन के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? ये बताओ। ठीक है भाई। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, इस कंपाउंड के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? ये सॉल्व करना, तो आपको ये सॉल्व करना है 1, 2 और 3। ठीक है, बताना। चलो कमेंट करके बताना मुझे। तो इस तरह से मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, हाँ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ एल, हाँ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। ठीक है भाई। अच्छा, ऑक्सीडेशन 3 तरह से हो सकता है, 3 तरह से करेंगे। ठीक है बच्चों, मान लिया जाए कोई एल्केन है CH4 और इसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीट, यानी विद द एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा मात्रा में। तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो जब बच्चों जब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होती है तो हमें क्या मिलता है? CO2 और H2O मिलता है, लेकिन साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल प्रोड्यूस। जैसा हमारा LPG सिलेंडर है, LPG में क्या होता है? ब्यूटेन होती है और प्रोपेन होती है। तो उसमें क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा करते हैं तो हमें CO2 और H2O मिलती है और साथ में खाना बनाने के लिए एनर्जी मिलती है। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन बच्चों अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, लिमिटेड सप्लाई हो, यहां एम्पल सप्लाई है ना, फुल सप्लाई या लिमिटेड सप्लाई हो, तब बच्चों CO2 और H2O नहीं मिलता, तब हमें मिलता है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक।
और आपने देखा होगा जब हम दिया जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो उस दिए के जो लौ होती है उसमें कालिक होती है, तो वो जो कालिक है वही कार्बन ब्लैक है। ठीक है, और साथ में हमें क्या मिलता है बच्चों, वाटर भी मिलता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन ब्लैक मिलता है अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो तो। क्लियर। तीसरा, अगर हम जो है ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे हमने यहां पर सीयू ट्यूब ले लिया, कॉपर ले लिया, तो बच्चों अब यहां पर हमें कुछ नए डेरिवेटिव मिलेंगे जैसे मिथेनॉल। और अगर हमने जो है CH4 का ऑक्सीडेशन किया MnO2 के प्रेजेंस में तो हमें मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो बोलने का मतलब है कि 3 तरह का ऑक्सीडेशन आपको समझना है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो CO2H2O प्लस एनर्जी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो तो कार्बन ब्लैक मिलेगा, और अगर ऑक्सीडेशन हो किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो हमें मेथेनॉल, एल्डिहाइड, इस तरह के कंपाउंड हमें मिल सकते हैं। एक और चीज, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कहाँ गया भाई, ओहो ये रहा मिला, इसको हटा देते हैं ना। अच्छा, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि आपके पास एक ब्यूटेन है C4H10 और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कितने हमें CO2 मिलेंगे और बच्चों कितने हमें H2O मिलेंगे, बस ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका जवाब क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला आपको याद करना है, CnH2n+2, ठीक है, और प्लस 3n+1/2 और O2 और प्लस सॉरी इसका ऑक्सीडेशन क्या, NCO2 प्लस n+1 H2O। इतना ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले से हमें यह मालूम चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर एल्केन को बर्न करने पे कितने CO2 और कितने H2O मिलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास जो है क्या है, ब्यूटेन है और N इक्वल टू बच्चों कितना, 4, क्योंकि N की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, तो यहां पर हमें जो है CO2 कितने मिलेंगे, 4 CO2, और H2O कितने मिलेंगे, 5 H2O। ठीक है, और O2 कितने होंगे, देखो लगा लो, 3 × 4 प्लस 1/2, 12 1 13, 13/2 O2। ठीक है, तो देखो 4 दूने 8 और 5 13, 13/O2 मिल रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें पूरा मालूम चल जाएगा, ये फॉर्मूला आपको अगर याद हो जाएगा तो। कंसेप्ट क्लियर। चलो, तो ऑक्सीडेशन कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन, कि एल्केन का अगर हम आइसोमेराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा। तो बच्चों देखो, इस टाइप की अगर आपके पास एल्केन है और आइसोमेराइजेशन होता है हमेशा AlCl3 की प्रेजेंस में विद प्रेशर एंड हीट, तो बच्चों क्या होता है, देखो ये आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नॉर्मल पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन, आइसोमर बन गया। और किसकी प्रेजेंस में बना, AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों एरोमेटाइजेशन, यानी एलिफैटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट करना, तो उसमें रिएजेंट के बारे में पूछता है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल हेक्सेन। और बच्चों जो एरोमेटाइजेशन होता है वो कुछ खास रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, वो आपको याद रखने हैं। Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और एक और होता है Cr2O3 Al2O3, हाँ, और होता है बच्चों V2O5, इसकी प्रेजेंस में भी होता है। तो क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड V2O5, इन तीनों के प्रेजेंस में जो है एक एलिफैटिक कंपाउंड एक एलोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बेंजीन। क्लियर। अगर आपने एलिफैटिक कंपाउंड चेंज कर दिया, ऐसा बना दिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल
हेप्टेन। तो बच्चों इन रिएजेंट के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा टॉल्यूइन में। क्लियर? तो बोलने का मतलब है कि रिएजेंट पूछता है कि कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जो किसी एलिफेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रिएजेंट ऑक्साइड आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अच्छा इसमें और क्या बचा? अब एरोजेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, एक आधा क्वेश्चन कई बार फिजिकल प्रॉपर्टी से भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो 50 मिनट तो पूरे हो गए। समझ में आ रहा है? इन्हीं चीजों पे बस ज्यादा फोकस करना है अगर एल्केन पढ़ोगे तो। ठीक है, अच्छा लास्ट, अब लास्ट में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। एक आध क्वेश्चन आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, है ना बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी में दो ही चीज है, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं दे आर वाटर इन सॉल्युबल। और वाटर इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीजन या कोई पोलर ग्रुप है ही नहीं, इसलिए इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी होती है। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइथाइल ईथर, इस तरह से। तो इसे याद ही रखना है, इतना कुछ है नहीं। मेन क्वेश्चन आता है कई बार जो है किससे? बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट से कैसा क्वेश्चन बनता है? आपको बोला जाए कि बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ही रखते हैं ना। हाँ, आइसोमर है दोनों, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चों? इसका। ध्यान रखना, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ब्रांचिंग चेन से ज्यादा होता है। रीजन, ब्रांचिंग बढ़ने से मॉलिक्यूल स्पेयर होता है और स्पेयर होने से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होते हैं। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होंगे तो जो फोर्स है, जो वंडरवाल फोर्स है, वो कम हो जाएगा, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर सेम मॉलिक्यूल हो, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ब्रांच्ड चेन से ज्यादा होगा, ऑलवेज। और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी घटता जाएगा। तो अगर नॉर्मल पेंटेन है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, आइसो पेंटेन है बॉइलिंग पॉइंट और कम, और अगर बच्चों मैंने नियो पेंटेन लिखा है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। यहां पर ब्रांचिंग ज्यादा है, तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हाँ, अगर आपको पूछा जाए कि ये 3 कार्बन है और ये 4 कार्बन है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? ऑब्वियसली 4 कार्बन का। कार्बन नंबर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? तो ये 2 कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट का नंबर ऑफ कार्बन और आइसोमर पर क्या फर्क पड़ता है। क्लियर? तो बस एल्केन से आपने इन्हीं चीजों पर फोकस करना है, इन्हीं चीजों के आपको क्वेश्चन और आंसर लगाने हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास एल्कीन का। क्लियर? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।